नमस्कार मित्रों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं और तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। टीजीटी पीजीटी 2022 का आगाज जिस तरीके से हो चुका है, आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में हिंदी के वीडियो पढ़ रहे हैं आपके सामने और भी सब्जेक्ट के धुरंधर हमारे सामने जो यूपी के नंबर 1 जिनकी तूती बोलती है अपने आप में सब्जेक्टों में, वो आपके सामने यहाँ दिख ही रहे हैं। ठीक, डॉक्टर अशोक सर हिस्ट्री इतिहास विशेषज्ञ और पॉलिटी के भी बारे में इनके दोनों से देखते हैं, सोशल साइंस। डॉक्टर पंकज सर संस्कृत के प्रकांड विद्वान मर्मज्ञ हैं। डॉक्टर मनीष सर मैथ के जादूगर। डॉक्टर सुनील सर इकोनॉमिक्स के बेहतरीन चीजें बताने वाले एकदम डेटा के साथ, और मैं आप लोगों को हिंदी अपनी स्तर से बहुत बेहतर बताने का पूरा प्रयास करता हूं, क्योंकि मित्रों उस दौर से आदमी जब गुजरता है तो उसको सबसे बेहतर चीज लगती है कि हम कितना बेहतर कंटेंट दे सकें। तो हम आपको वह कंटेंट देते हैं जो यूपी टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में आता है, उसको टारगेट कर रहे हैं। जो एलटी है या जो यूजीसी नेट के लेवल का भी जो प्रश्न है हायर के, वो मैं सबको एक संकलित करता हूं, कोशिश करता हूं किसका, जैसा कि आप यहां पर देख ही रहे हैं। ठीक है, जैसा आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का आगाज हमारे यहां बहुत शानदार तरीके से हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, मेरी एक संयुक्त टीम, बेहतरीन टीम आपके सामने प्रेजेंट हुई है। तो उस टीम में कोई भी सब्जेक्ट आपको लेना है तो टीजीटी पीजीटी 2022 लिखकर आप एंट्री नंबर जो हमारा है 8299003391 पर व्हाट्सएप कर देंगे सब्जेक्ट लिखकर। टीजीटी पीजीटी हिंदी एंट्री नंबर 8299003391 पे व्हाट्सएप कर देंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है, या मैथ आपको लेना है तो भी मैथ लिख दीजिए, इतिहास लेना है इतिहास, संस्कृत लेना है संस्कृत, जो भी लेना है। फीस मित्रों आप पता कर लीजिए, सबसे कम न्यूनतम फीस आपसे ली जा रही है। आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी की जो फीस है या जो इसका कहते हैं नाम मात्र का फीस है, क्योंकि ये 6 मंथ की पूरी कंप्लीट कोर्स होती है। जहां 4999 की फीस थी, वहां हम लोग एक ऑफर के तहत आप लोगों की सुविधा के लिए एक कह सकते हैं जो निम्न तबके या मध्यम वर्गीय परिवार का जो लड़का रहता है उसके लिए भी इतना अफोर्ड कर दिए हैं कि वह आराम से इन दिग्गजों का या हमारे जैसे का आप क्लास आसानी से ले सकते हैं 2499 में, 2499 मात्र में। 10 मई से बैच प्रारंभ हो चुका है, तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी ले लेंगे एडमिशन उतना लाभकर होगा, क्योंकि आपको पता है कि चीजें बदलती जाती हैं। तो आप लोग ये आगाज ले लें। कोई दिक्कत हो, कोई इंफॉर्मेशन हो तो ये नंबर यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है 6306967730 या 6306919521 पर फोन करके आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्या या अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी टीम यहां से आपको संपर्क कर लेगी। ये एंट्री नंबर यहां पर है। हम आज शुरू कर रहे हैं आप लोगों के सामने अज्ञेय और तार सप्तक। अज्ञेय और तार सप्तक पर जो बेहतरीन चीजें आपके सामने हम देने जा रहे हैं मित्रों, तार सप्तक पर बहुत चीजें आप लोगों को मिला होगा। निसंदेह मैं मानता हूं कि तार सप्तक पर आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिले होंगे, और विद्वान कहा जाता है पृथ्वी वीरों से खाली नहीं, लेकिन हम भी अपने स्तर से आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे इस क्लास में। तार सप्तक से कुछ जुड़ी ऐसी रोचक बातें बताएंगे जो शायद हो सकता है कहीं आपने ना सुना हो, और तार सप्तक में कौन कौन कवि थे, उनका क्या क्या, कौन बड़ा था कौन छोटा था, उनका भी एक जिक्र कर देंगे, या इसकी पृष्ठभूमि कहां से बनी, कैसे तार सप्तक प्रयोगवाद में स्टार्ट किया अज्ञेय जी ने, उस पे एक व्यापक परिचर्चा हम आज इस क्लास में करेंगे। जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि हमने टाइटल ही दिया तार सप्तक। ठीक है,
तार सप्तक और अज्ञेय। अज्ञेय जी को आपको पता है कि इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनको कहा जाता है। इनके कई नाम कई उपाधि इनको मिली। तो अज्ञेय जी तार सप्तक में कैसे इन्होंने इसका सूत्रपात किया, किस चीज को लेकर उस इन्वायरमेंट में उस दौर में तार सप्तक का इनके मन में वह चीज आई और इन्होंने इसको 4 बार प्रकाशित किया, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे मित्रों। अज्ञेय जी ध्यान से समझिए, अज्ञेय जी का तार सप्तक और अज्ञेय पे हमारी आज परिचर्चा व्यापक रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अज्ञेय जी इनका पूरा नाम आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से सबको पता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, वात्स्यायन अज्ञेय जी। अज्ञेय पे एक व्यापक क्लास लिया जाएगा, उस पे पूरा बताया जाएगा कि इनके और क्या क्या उपलब्धि थी। अभी हम इनसे वह घटना बताएंगे जो तार सप्तक से कोरिलेट हो, जुड़ी हुई हो, उस चीज पे हम लोग परिचर्चा करेंगे। ठीक है, इनका जो जन्म था वो एक चीज आप लोग बहुत बेहतर ढंग से समझ लीजिए कि अज्ञेय जो थे इनको उपाधियां कई चीज मिली हुई थी, काफी चीज इनको कहा जाता था। तो इनका जो जन्म था वो 1911 ईस्वी से लेकर 1987 तक ये इस धरा पर हिंदी साहित्य को अपना अमूल्य सेवा निधि के रूप में दिया। इनको कई नामों से कहा जाता है, कई चीज इनको बताई जाती है, इनके बारे में कई चीज लोग कहते हैं कि ये क्या है, प्रयोगवाद का इन्होंने ही शुभारंभ किया या क्या कैसे है, तो इनको क्या क्या चीज कहा जाता है, तो कुछ इनके विशेषण है। फिर हम लोग तार सप्तक पर वह घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो इसके पृष्ठभूमि बनाई थी। तो आप लोग समझिए मित्रों, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझिए कि एक्चुअली जो अज्ञेय जी थे, ठीक है, इनको आधुनिक युग का भारतेंदु, इनको क्या कहा जाता था, आधुनिक युग का भारतेंदु भी अज्ञेय जी को कहा गया है। भारतेंदु, ठीक है, आधुनिक के भारतेंदु अज्ञेय। चूंकि हम लोग तार सप्तक पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करते चल रहे हैं। कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत भी अज्ञेय जी को कहा गया है। ठीक है, कठिन गद्य का प्रेत मतलब ये अपने आप में ऐसे चीजें ये दे देते थे जो भी माने ये कहते थे, कोई चीज अपनी हठ धर्मिता अतिवादिता के साथ प्रस्तुत करते थे कि नहीं यही होगा और उसको सत्यता के साथ प्रामाणिकता के साथ बताने का प्रयोग करते थे। तो यह जो उनको मिला कठिन गद्य का प्रेत, यह इसी पर्पस से इनको ध्यान दीजिए, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में आई थी, 1957 में इंद्रधनुष रौदे हुए, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में जो इनकी काव्य रचना थी, इसी में इनको इसी के आधार पर इनको कठिन गद्य का प्रेत कहा गया था। ठीक है, इंद्रधनुष रौदे हुए जो इनकी चीजें थी, इसीलिए इनको कठिन गद्य का प्रेत इसी के आधार पर कहा गया था। इस इंद्रधनुष रौदे हुए जो इनका था, इसके आधार पर इनको कठिन गद्य का प्रेत कहा गया था। ठीक है, 1957 में। इन्हें व्यष्टि चेतना का भी कभी कहा जाता है।
बौद्धिकता के कवि कहे जाते हैं। आप समझते चलिए, ठीक है। तो इनको, अज्ञेय जी को ये सब जो उपाधियां दी गई वो उनके व्यक्तित्व को देखते हुए लोगों ने, ऐसा कोई व्यष्टि चेतना के कवि, बौद्धिकता के कवि या बुद्धिवादी कवि या अतिवादी कवि, इस तरीके से उनको उपाधियां मिलती गई और वो उसको अपनी स्तर से ऐसा अपना व्यक्तित्व रखे हिंदी साहित्य में कि यह उन पर पूरा का पूरा चीजें लागू हुआ, अज्ञेय जी का। ठीक, तो बौद्धिकता के कवि, व्यष्टि चेतना के कवि, बुद्धिवादी कवि, इस तरीके से उनको लोग परिभाषित करते गए और वो अपने आप के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन लाते गए। एक्चुअली जो प्रयोगवाद हुआ मित्रों, प्रयोगवाद का जब शुभारंभ होता है तो उसके पहले प्रगतिवाद जो था वो अपनी चरम पर जब पहुंच जाता है, कह सकते हैं मार्क्सवाद का जो द्वंदात्मक भौतिकवाद होता है वह अपने चरम पर हो जाता है। तो जो रूढ़िगत काव्य परंपरा प्रणाली थी, इससे अज्ञेय जी थोड़ा सा हटकर कुछ नया करना चाह रहे थे कि हम कुछ ऐसा विशेष चीज करें कि जिससे कि कुछ नया परिवर्तन हो, एक प्रयोग के रूप में वो देखना चाह रहे थे। तो उसी दौर में ऐसा माना जाता है, आप लोग समझिए कि जो ये प्रयोगवादी आंदोलन की जो पृष्ठभूमि बनती है, यह प्रयोगवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि पश्चिम में न्यू, ध्यान से समझिए, पश्चिम में जो इसका वो था मेन चीज है कि न्यू सिग्नेचर 1932 में ब्रिटेन में काव्य संग्रह आया। समझिए इस बात को, ठीक है। अब हम लोग तार सप्तक की पृष्ठभूमि पे चल रहे हैं कि तार सप्तक की उपज कैसे हुई, कैसे अज्ञेय ने इसकी प्लानिंग किया तार सप्तक की। आप समझिए इस बात को, देखिए ये सब चीजें बड़ी बारीक रूप से समझा जाता है और वह क्वेश्चन बन के कभी कभी आ जाती है, तो आप उसको कैसे कर पाते हैं, तो एक व्यापक समग्र हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो एक्चुअली हुआ ये कि 1932 में ब्रिटेन में, ठीक है, 1932 में ब्रिटेन में एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। ठीक, काव्य संग्रह क्या था? काव्य न्यू सिग्नेचर, उसका नाम था न्यू सिग्नेचर। काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ 1932 में, ध्यान समझिए, न्यू सिग्नेचर से एक काव्य आंदोलन की जो पृष्ठभूमि बनी है उसी पे हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। जो प्रयोगवाद में तार सप्तक की पृष्ठभूमि कैसे बनी है उस पे हम एक चर्चा कर रहे हैं। तो जो न्यू सिग्नेचर काव्य आया था, काव्य संग्रह, उसमें वहां के प्रसिद्ध जो पुरोधा कहे जाते थे वो कौन कौन थे, इसमें कौन कौन शामिल थे, तो इसमें जो शामिल थे उनका नाम आप लोग समझिए कौन कौन इसमें शामिल थे। तो इसमें स्टेफन स्पेंडर, एम्पसन ऑर्डेन, ठीक, इनकी कविताएं थी। स्टेफन स्पेंडर और कौन थे इसमें? ऑर्डेन, एम्पसन, ठीक, ये लोग जो थे इनके काव्य संग्रह उसमें संकलित थे। उस काव्य संग्रह की भूमिका क्या थी, माने उसमें क्या था कि कैसे वो चीजें कही गई थी। तो इनका जो मूल, ये जो मूल रूप से थे, एक्चुअली जो स्पेंडर महोदय थे, इन्होंने एक चीज कहा था और वह बहुत जबरदस्त उस समय के काव्य जो पृष्ठभूमि थी उसमें इन्होंने कहा, यह काव्य भूमि जो आया, इन्होंने कहा असफल ईश्वर, गॉड दैट फेल्ड। इन्होंने कहा कि गॉड दैट फेल्ड, अर्थात असफल ईश्वर
असफल ईश्वर। यह जो कॉन्सेप्ट स्पेंडर जी का था, यह अनास्तिकता को प्रभावित किया। अनास्तिकता माने नास्तिकवादी नहीं, ये लोग कहे गॉड दैट फेल्ड, असफल ईश्वर है, किसका था? ये स्पेंडर जी का था। ठीक, और यह न्यू सिग्नेचर में यह चीजें आके उभरी थी। न्यू सिग्नेचर में क्या क्या चीज था? तो न्यू सिग्नेचर में जो चीज था वो आप लोग समझिए, इसमें क्या क्या उन्होंने चीज रखा था। तो न्यू सिग्नेचर में समझिए, न्यू सिग्नेचर काव्य परंपरा प्रणाली का विरोध किया। उस समय जो वहां ब्रिटेन में थे, इसने पहला काम क्या किया? इसमें जो था काव्य परंपरा प्रणाली का विरोध। पहला जो परंपरागत काव्य परंपरा प्रणाली थी, उसका इन्होंने विरोध किया कि ऐसी कविता नहीं होनी चाहिए, नया कुछ होना चाहिए, उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज इन्होंने कहा कि काव्य परंपरा प्रणाली का विरोध किया। और इसमें क्या एक कॉन्सेप्ट आया? इसमें अनास्था आई। इसका एक और कॉन्सेप्ट क्या था? अनास्था था। ठीक है, और इसमें क्या था? ध्यान रखिए, ये लोग क्या किए कि ये असंतोष व्यक्त किए। उस समय की जो कविताएं थी वो असंतोष अधूरा समझकर कि अब तक की जो कविता है वो असंतोषप्रद है, अधूरा है। क्या है? अधूरापन है। ठीक है, अनास्था था। ठीक है, काव्य परंपरा प्रणाली का विरोध था। समझिए, यहीं से तार सप्तक की भूमिका बन रही है। और इसमें क्या था आप समझिए। ठीक, असंतोषप्रद था। असंतोष काव्य प्रणाली के प्रति क्या था? ये लोग असंतोषप्रद थे और नई दिशा की ओर प्रयास किया जाना था। कुछ हद तक प्रयोगवाद जो था वो इन्हीं पर था, असंतोषप्रद थे। प्रद और जो तार सप्तक में या प्रयोगवाद में जो आया था, समझिए, वो यही था जो न्यू सिग्नेचर का ये कॉन्सेप्ट था। न्यू सिग्नेचर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये बातें प्रमुख रूप से आई कि काव्य परंपरा प्रणाली, रूढ़िगत काव्य परंपरा प्रणाली, रूढ़िगत या जो चली आ रही है रूढ़िगत काव्य परंपरा प्रणाली का विरोध वो लोग किए। कौन कौन? स्पेंडर, ऑडेन, एम्पेंसन ने अपनी किस रचना में? न्यू सिग्नेचर में। किस समय? 1932 में ब्रिटेन में। ठीक है, ये चीजें किए। अब उन्होंने स्पेंडर का एक बहुत फेमस वाक्य प्रसिद्ध है, गॉड दैट फेल्ड, असफल ईश्वर के कॉन्सेप्ट को स्पेंडर जी ने इसमें दिखाया। ऑडेन भी थे, एम्पसन भी थे। नई समीक्षा जो की गई एम्पसन उसमें थे प्रमुख रूप से। क्लिंथ ब्रुक्स, नई, ये सब नहीं आए थे नई समीक्षा में और इन सब में आए थे। तो ये लोग जो थे ये और असंतोषप्रद थे, माने जो अब तक की कविता आ रही थी उससे या काव्य जो था उससे असंतोष था। अब जरा आइए भारतीय परिवेश में, प्रगतिवाद अपनी चरम पर, एंडिंग पर था। प्रयोगवाद की शुरुआत हो रही थी। ये बात 1943 की है जब तार सप्तक का प्रकाशन और प्रयोगवाद इस पैरेलल दोनों चल रहे थे। तो उसी समय यह जो न्यू सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट 32 में आया था, तो अज्ञे जी के मन में भी कुछ इस तरीके से उथल फुथल नयापन लाने के लिए कर रहे थे। अच्छा, ये एक और कर रहे थे कि नयापन चाह रहे थे। यह भी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण था। ये क्या चाह रहे थे कि नयापन कुछ हो, कुछ नयापन दिखे हमें। तो कुछ नयापन के देखने के लिए ये सब पूरी प्लानिंग की गई थी और वहीं से परिवर्तन शुरू होता। इसी के पृष्ठभूमि पर अज्ञेय जी ने तार सप्तक की में प्रभावित किया गया और अज्ञेय जी ने कहा था, इसी की पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्होंने जब 43 में यह कॉन्सेप्ट तार सप्तक को लेकर आए तो उन्होंने क्या कहा था? कलगी बाजारों में एक वर्ड बोला था कि ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं। कलगी बाजारों में हरी घास क्षण भर, हरी घास क्षण भर में एक कविता संकलित है, वो उसमें उन्होंने कहा कि ये उपमान अब मैले हो गए हैं और हरी घास क्षण भर उनका सबसे उत्तम काव्य माना गया। आप समझिए,
जरा सा देखिए, अगला दिखा बता रहे हैं। जो अज्ञेय जी जब अपने यहां भारतीय हिंदी साहित्य में आते हैं और जो परिवर्तन ला रहे हैं, सेम यही जो अभी हम आपको दिखाए कि सेम जो चीजें, ये जो इसका कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट को अज्ञेय जी ने क्या कहा, उन्होंने सेम चीजों को लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये उपमान अब मैले हो गए हैं। क्या बोले, देखिए, कलगी बाजरे की एक कविता है इनकी, इंद्रधनुष, सॉरी, हरी घास क्षण भर, 1949। हरी घास क्षण भर, 1949। ठीक है, इसी में यह कविता थी और इसमें इन्होंने कहा था कि ये उपमान अब मैले हो गए। अर्थात जो परंपरागत चीजें थी वो अब ध्वस्त हो चुकी हैं। कुछ नयापन वो लेकर, जो कॉन्सेप्ट लेकर आए 43 में, तार सप्तक में 1943 में इन्होंने संपादन शुरू किया है। तो तार सप्तक के संपादन की पृष्ठभूमि आप लोग समझ चुके होंगे कि तार सप्तक के संपादन के पहले इनकी जो पृष्ठभूमि थी वो न्यू सिग्नेचर 1932 काव्य संग्रह ऑकलैंड, सॉरी, ब्रिटेन में जो था वहां से प्रभावित थे। उसमें भी यही चीजें था कि पुरानी काव्य परंपरा प्रणाली का विरोध करके कुछ नया देखना चाह रहे थे। सेम वही चीज अज्ञेय हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में इन्होंने प्रयोगवाद को जब लेकर आया तो इन्होंने सेम वही चीज इन्होंने अपनाया था और इन्होंने कहा था कि यह उपमान अब मैले हो गए हैं। कलगी बाजारों में जो उनकी कविता थी वह बहुत हद तक यह बताई थी कि जो पुरानी काव्य परंपरा प्रणाली है वह अब क्या कर गई है, सब बेकार हो गई है, कुछ हमें नवीनता लेकर आनी चाहिए। इवन कि आपको एक और भी आश्चर्य होगा, जिस प्रयोगवाद की ये बहुत बड़ी समर्थक हुई, वही प्रयोगवाद को 1951 में द्वितीय तार सप्तक की भूमिका में सबसे अधिक विरोध करने वाले अज्ञेय जी ही थे। यह भी एक बहुत जबरदस्त पॉइंट आता है, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे वन बाय वन, कैसे कैसे हैं। अब तार सप्तक क्या था, कैसे था, जरा उसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। तो तार सप्तक जो था मित्रों, तार सप्तक माने होता है, इसमें 7 कवियों के जो विचार थे, 7 कवियों के जो विचार थे, तार माने मूल भावना, जो 7 कवियों के विचारों की एक भावना थी वही तार सप्तक कहलाई। एक साथ जो एक स्वर में अपनी बात रखे वह तार सप्तक थी और इसका संपादन अज्ञेय जी ने 1943 में पहली बार किया था। ठीक है, 43 में इसका संपादन इन्होंने 4 बार किया था, जिसमें 3 बार ये पूर्ण संपादन थे। चौथा जो तार सप्तक था उसका सह संपादक ये रहे और मुख्य संपादक सुमन राजे जी थी, वो भी अभी हम बता देंगे। अभी तो ये पहले तार सप्तक पे हैं, तो आइए पहले तार सप्तक में जो ये चीजें थी उनका क्या क्या चीज था, कैसे कैसे था, तो इन्होंने इसको कहा था। समझिए, इसमें आप एक चीज और समझिए, तार सप्तक में जो भाव चेतना थी, जो 7 कवियों की भाव चेतना थी, वो तार में पिरोकर कवियों के सामने कवियों ने अपने भाव रखे। तार का मतलब यहां भाव से समझिए, भाव या भावना। 7 कवियों की जो भाव थे, 7 कवियों का जो भाव या भावना था, एक तार में पिरोकर तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। ठीक, तार सप्तक प्रकाशित हो गया। 4 बार इसका प्रकाशन हुआ है, जिसमें 3 बार उन्होंने पूर्ण संपादन किया है। चौथे तार सप्तक का पूर्ण संपादन सुमन राजे जी की थी मुख्य संपादक, और सह संपादक अज्ञेय जी थे चौथा संपादक। जब 1979 में वो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब तार सप्तक भाई प्रकाशित हुआ, इसमें 7 कवि आए और 7 कवि कौन कौन थे उस पे हम आगे अभी चारों तार सप्तक के बारे में बताएंगे कौन कौन कवि थे। आप लोग तार सप्तक के 7 कवियों हर
सप्तक की कभी पूछता भी है, लोग अपना ट्रिक बनाकर रटे हैं, कुछ हम भी ट्रिक अपना देंगे, लेकिन हमें पता है कि आपसे बेहतर भी आपके पास ट्रिक है। लेकिन कुछ पृष्ठभूमि आप समझिए जो हम बता रहे हैं कि इसके पृष्ठभूमि में क्या हुआ था। आधुनिक संवेदना का जो सूत्रपात हुआ था वो तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। आधुनिक संवेदना, संवेदना का जो सूत्रपात हुआ, आधुनिक संवेदना का जो सूत्रपात हुआ वो तार सप्तक से माना जाता है कि आधुनिक संवेदना का जो सूत्रपात किया गया वो अज्ञेय जी के इसका शुरुआत हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हमारे ये जो सूत्रपात किए इन्होंने किया। अब इसमें इन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, वो चीज आप लोग समझिए। और इन्होंने इस बात को रियलाइज कराया था, कहा था कि तार सप्तक में जो 7 कवि हैं, ऐसा आरोप भी लगा कुछ कवियों या कुछ लेखकों ने तो यह भी कह दिया, जैसे नंद दुलारे बाजपेयी प्रयोगवाद को बैठे ताले का ठंडा वो किए, कहे धंधा किए। लेकिन जो कुछ कवि ने एक और आरोप लगाया कि जो उस समय अज्ञेय जी की बात को पिछलग्गू की तरह माने, बच्चन सिंह में कुछ ऐसा वर्ड लिखा है कि जो उनकी बातों को माने वह उन 7 कवियों में था। वो जो 7 कवि तार सप्तक में थे वो उनके ही अनुसार अपनी एक भावना के रूप में अपना स्वर पिरोए थे, इसलिए वो 7 कवि इसमें थे। दूसरे सप्तक में फिर कोई और आया, तीसरे में और, चौथे में और। ठीक है, तो इसमें जो चीजें आई थी उनका समझिए कि ये चीजें क्या थी, कैसे थी। तो अब तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जी ने एक वर्ड लिखा था कि जो 7 कवि हैं वह क्या है, ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, ये अपितु राहें, ये क्या है कि ये राहों के अन्वेषी हैं, ये किसी एक स्कूल से नहीं है। इसकी भूमिका में उन्होंने एक वर्ड लिखा तार सप्तक की भूमिका में, अज्ञेय जी ने कहा कि ये 7 कवि, जो ये 7 कवि थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो 7 कवि हैं, कौन कौन, जो ये चीजें ये लोग कहे गए थे कि इनको कैसे कैसे हम कहते हैं कि ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं। ये जो 7 कवि हैं किसी एक स्कूल के नहीं है, ये एक स्कूल का नहीं है। माने कहने का मतलब जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ये एक स्कूल के, ये राही क्या कर रहे हैं कि ये राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। ये राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी, राहों के अन्वेषी, खोजकर्ता। ये क्या है समझिए, ये राहों के अन्वेषी थे। ठीक, ये कह रहे कि ये किसी एक स्कूल के नहीं। अज्ञेय जी ने तार सप्तक की भूमिका में ये चीज कहा है कि राहों के ये अन्वेषी थे, ये कोई एक चीज नहीं थे कि ऐसा कि कोई एक स्कूल से, ये एक विचार के एक राह, नयापन, एक नयापन, एक बौद्धिकतावादी, एक अतिवादी को कह सकते हैं कि अपनी बात को रखने वाली ये एक अन्वेषी थे, खोजकर्ता थे। ये जो 7 कवि थे, इन 7 कवियों में आप समझिए जो तार सप्तक के 7 कवि थे वो अभी हम पूरा ट्रिक बताएंगे। इन 7 कवियों में क्या था कि जो प्रयोगवाद में एक्चुअली क्या था कि प्रयोगवाद में प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया है, समझिए उल्लेख किया गया तार सप्तक में। तार सप्तक आया जरूर प्रयोगवाद में, तार सप्तक प्रयोगवाद में आया जरूर, लेकिन इसमें प्रयोगवाद शब्द नहीं आया था, प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का प्रयोग हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए। इसमें प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक है।
इसमें प्रयोगवाद शब्द का नहीं है, इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें प्रयोगशील शब्द का प्रयोग हुआ कि ये लोग प्रयोगशील हैं, अर्थात ये अभी नए हैं, ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। उस समय ये जो सातों कवि थे एक्चुअली क्या थे कि उस समय ये उतने पॉपुलर नहीं थे, नए थे। तो अंग्रेज ने इनको सातों को अपने भाव में पिरो कर ले आया, तो एक अन्वेषण कर रहे थे कि हम पुरानी काव्य परंपरा प्रणाली को कैसे दरकिनार करके अपने को स्थापित करेंगे। तो इसीलिए इनको राहों का अन्वेषी अंग्रेज जी ने कहा। तो ये प्रयोगशील और प्रयोग, प्रयोगशील और प्रयोग, यही दो चीज उन्होंने इसको कहा था। प्रयोग तार सप्तक में समझ लीजिए कि तार सप्तक में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं है, तार सप्तक में प्रयोगशील शब्द यूज हुआ है और प्रयोग हुआ है, न कि तार सप्तक में प्रयोग शब्द का प्रयोग हुआ है। ये प्रयोग ही नहीं हुआ था, ठीक है, ये चीजें नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि प्रयोग तार सप्तक में क्या कहा है, तार सप्तक की भूमिका में उन्होंने देखिए उन्होंने कहा क्या था, जो प्रयोग है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, दोहरा साधन। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग जो है इसके लिए उन्होंने एक वर्ड कहा, देखिए प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, एक साधन है, एक साधन है, ठीक है। और दोहरा साधन क्या है, दोहरा साधन है। अब दोहरा साधन में कौन कौन थे भैया, तो दोहरा साधन में दो चीज था, ध्यान समझिए। दोहरा साधन उन्होंने जो वर्ड यूज किया, तो पहला उन्होंने कहा कि भाई ये दोहरा साधन है, तो सत्य का जानना और सत्य के साधनों का जानना, दो चीज कहा। एक तो उन्होंने कहा सत्य का जानना क्या है, एक तो ये बात उन्होंने कही, ठीक है, सत्य का जानना। और दूसरी बात इन्होंने जो ये कही दोहरा साधन में, ये जो दोहरा साधन है, बोले कि ये दोहरा साधन है, इसमें इन्होंने कहा सत्य के साधनों को जानना। जानना, देखिए आप लोग तार सप्तक के सभी कवि रट लेते हैं, तो नॉर्मल है कि हम भी अभी सातों कवि को नाम बताएं और तार सप्तक के चारों, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि आप समझिए कि ये चीजें क्या थी। तार सप्तक में क्या था, तो प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, एक साधन है, दोहरा साधन है। कौन कौन, सत्य का जानना और सत्य के साधनों को जानना, ये था प्रयोग जो था उनका। प्रयोग जो था अंग्रेज जी का या तार सप्तक के कवियों का जो प्रयोग था, राहों के अन्वेषी थे, वो सत्य का जानना और सत्य के साधनों का जानना। उसी समय प्रपद्यवाद, नलन विलोचन समान नकेनवाद भी आया था, तो नकेनवाद में ठीक इसका उल्टा था। वहां जो प्रयोग था वो साधन था, प्रयोग जो था वो क्या था, देखिए यहां पर कह रहा है एक साधन है, वहां प्रयोग क्या था, वो इष्ट नहीं साधन है। वहां प्रयोग इष्ट है, साधन नहीं, वहां प्रयोग इष्ट था। नकेनवाद उसी के पैरेलल चल रहा था। 56-57 में नकेनवाद 57 में जब आता है, नलन विलोचन शर्मा केसरी न के न केसरी, तो ये लोग क्या कहते हैं, तीन जो कवि थे बिहार में जो आए थे, तो ये लोग भी उसके ठीक उल्टा पैरेलल चल रहे थे, अतिवादी वो भी थे। लेकिन यहां पर जो तार सप्तक था वो सत्य का जानना और सत्य के साधनों को जानने का पूरा ये लोग प्रयाग कर रहे थे। अब जो तार सप्तक 4 बार आई थी, तो इसमें क्या ऐसी मूल था, तार सप्तक का मूल संकेंद्रण क्या था, तो तार सप्तक में मूल संकेंद्रण में केवल दो चीज थी, एक व्यक्तिवाद था और एक अन्योपदेशिकता थी, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेसी और एलेगरी, ठीक। व्यक्ति, यही मूल था, समझिए। तार सप्तक में दो चीज आया, इसमें क्या थे, दो चीजें इसमें मुख्य रूप से आया। एक तो व्यक्तिवाद आया, अति व्यक्तिवाद, अंग्रेज जी का जो था व्यक्तिवाद, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेसी, ठीक है। और एक अन्योपदेशिकता,
कुछ और अर्थ लेकर आना, एलेगरी। ठीक, ये अंग्रेजी नाम। ये दो उसके तार सप्तक के मूल संकल्पना में थी। मूल जो संकल्पना थी, संकल्पना जो मूल था वो यही दो था। एक तो व्यक्तिवाद था, प्राइवेसी थी, और दूसरा अन्योपदेशिकता। ये दो चीज तार सप्तक के मूल भाव में थी। मूल भाव में यही दो चीज था। और यही न्यू सिग्नेचर 1932 में जो था, न्यू सिग्नेचर था, जहां एम्पसन, स्पेंडर और ऑडेन लोग थे, उनको भी यही व्यक्तिवाद, प्राइवेसी, वो लोग भी इस पर तर्ज पे थे। अन्योपदेशिकता और नवीन उपमानों का प्रयोग या नवीन प्रतीकों का प्रयोग, प्रेम का स्वरूप जो बदला, वो सब इसी की संकल्पनाओं में थी। सारी चीज इसी की संकल्पनाओं में थे। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने तो प्रयोगवाद को क्या कह दिया, बैठे ठाले का धंधा तक कह दिया। कई लोग इसमें स्वयं को कहे तो उस समय दूसरी भूमिका में, समझिए, तार सप्तक में एक कवि को आज्ञे जी एकदम नहीं पसंद करते थे। ये भूमिका में उन्होंने लिखा है। तार सप्तक की भूमिका में ये समझिए, ये दो चीज है। अब आते हैं हम अगले पे, तार सप्तक की भूमिका में। तार सप्तक की भूमिका में लिखे हैं कि रामविलास शर्मा, समझिए, प्रथम तार सप्तक में थे रामविलास शर्मा को अज्ञेय नहीं पसंद करना चाह रहे थे, अज्ञेय शामिल नहीं करना चाहते थे, अज्ञेय नहीं पसंद करते थे और नहीं शामिल करना चाह रहे थे। लेकिन ये उस समय जब तार सप्तक में आ जाते हैं, और इन्हीं की एक कविता आई थी हाथी घोड़ा पाल की, सत्यम शिवम सुंदरम, इन्हीं की एक कविता आई थी अभी टीजीटी 2021 में। सत्यम शिवम सुंदरम एक कविता उन्होंने तार सप्तक में लिखा है। तो उन्होंने लिखा है हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हिंदू हिंदुस्तान की। तो उसी में आया था शुद्ध कला के पारखी, ये आया हुआ था, आप लोग देखे होंगे। तो इन्हीं की कविता थी। इनको अज्ञेय जी तार सप्तक में नहीं पसंद करते थे। इनकी एक कविता थी सत्यम शिवम सुंदरम, इनकी एक कविता थी जो तार सप्तक में छपी थी। किसमें थी? तार सप्तक में छपी थी। प्रथम तार सप्तक जिसको हम लोग कहते हैं, प्रथम नहीं तार सप्तक, इसमें एक सत्यम शिवम सुंदरम कविता छपी थी और उसी में यह लिखा था जो अभी टीजीटी में आया था। क्या इसी की कविता थी? इसी की कविता मित्रों थी। यही कविता यहां देखिए, यहां था कविता, ऐसे है स्टार्टिंग सत्यम शिवम सुंदरम की। हाथी घोड़ा पाल की, हम लोग बचपन में इसको कहते थे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हिंदू हिंदुस्तान की, हिंदू हिंदुस्तान की। इसी में आगे यह आता है शुद्ध कला के पारखी, जो आप में आया था। इसी की यह कविता है शुद्ध कला के पारखी, शुद्ध कला के पारखी। ये इसी में था ना, ये आया था कैसे, शुद्ध कला के पारखी, कहते हैं उस पार की। देखिए हम वही देख रहे थे पेपर में, कहते हैं उस पार की, कहते हैं उस पार की, इसी कविता की है। ये कब आई थी? 2021 में। अभी टीजीटी पीजीटी में यह क्वेश्चन आया था, टीजीटी पीजीटी में यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था 2021 में, जो अभी एग्जाम हुआ है, यही क्वेश्चन आया था। शुद्ध कला के पार की, कहते हैं उस पार की, किसकी कविता है? तो यह रामविलास शर्मा की कविता थी। किस कविता में थी? सत्यम सुंदरम कविता थी, जो तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। उसी में है, हम लोग बचपन में याद आते, हमारे दादा माता लोग कहते थे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो एक्चुअली वो कविता थी। हम लोग सोचते थे कि ऐसे ही कोई लोकगीत है, लोकगीत नहीं था। रामविलास शर्मा जी की एक प्रॉपर कविता है, जबकि वो कवि नहीं थे, बहुत बड़े आलोचक थे। मार्क्सवादी आलोचक भी थे, प्रगतिवादी आलोचक भी थे, प्रयोगवादी भी आलोचक के रूप में उभरे। तो ये ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा जी की यह कविता थी सत्यम शिवम सुंदरम।
और यह किसमें छपी थी? यह छपी थी तार सप्तक। ध्यान समझिए, तार सप्तक 1943 वाले में यह कविता छपी थी और इसी कविता की लाइन थी, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हिंदू हिंदुस्तान की, शुद्ध कला के पार की, नीचे है शुद्ध कला के पार की, कहते हैं उस पार की। टीजीटी 2021 के प्रश्न में आप लोग देख लीजिएगा, टीजीटी 2021-22 में यह आया था, 21 में यही कविता आई थी, पूछा था किसके था, उसमें रामविलास शर्मा ऑप्शन थे। काफी लोग इसमें गलतियां हो गई थी क्योंकि भाई यह कोई नहीं गेस किया कि रामविलास शर्मा जी भी कवि है, जबकि इन्होंने इनकी बहुत 2-3-4 कविता, सत्यम सोम सुंदरी, इनकी कई 3-4 कविताएं उसमें कह सकते हैं कि तार सप्तक में इनमें शामिल थे। कौन कौन है देखिए, कतकी, शारदिया, किसान, कवि और उसका पुत्र। कतकी, शारदिया, किसान और कवि, ये तार सप्तक में थे। इनकी एक कविता है, समझिए आप लोग, थोड़ा सा हमें यहां लिखना पड़ा। इनकी कविता थी कतकी, ये तार सप्तक में थी। शारदिया, ठीक, कतकी, शारदिया, और इसमें देखिए कुछ लिखा है किसान, कवि और उसका पुत्र, इसी में है। किसान, कवि और उसका पुत्र, और ये सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये कविता थी जो तार सप्तक में छपी थी। ध्यान दीजिए, कतकी, शारदिया, सत्यम शिवम सुंदरम, किसान, कवि और उसका पुत्र, यह रामविलास शर्मा की कविता थी जो तार सप्तक 1943 में छपी थी। उसी में एक कविता थी सत्यम शिवम सुंदरम, जिसकी लाइन स्टार्ट होती है, हम लोग बचपन में गाते हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हिंदू हिंदुस्तान की, शुद्ध कला के पार की, कहते हैं उस पार की। टीजीटी, हाल के टीजीटी 2021 में यह प्रश्न टीजीटी पीजीटी में आया हुआ था, यही लाइन थी। और रामविलास शर्मा को अंग्रेजी नहीं चाहते थे कि तार सप्तक में ये आए, थोड़ा सा जो भी होगा, बल्कि तार सप्तक में भावनाएं थे, लेकिन वो इनको पसंद नहीं करते थे। कौन नहीं पसंद करते थे? अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं चाहते थे। क्वेश्चन यहां बन सकता है कि तार सप्तक में किस कवि को अंग्रेजी नहीं चाहते थे, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो दे दिया जाए कि तार सप्तक में किस कवि को अंग्रेजी नहीं चाहते थे कि वो इसमें आए, नहीं चाहते थे या पसंद करते थे, तो उनका नाम ध्यान दो, हमारे 4 ऑप्शन दे दे। नेमीचंद जैन जो पहले थे, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध, देखिए ऐसे प्रश्न बन सकता है स्टैंडर्ड, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, ये सब तार सप्तक की कमी है। गिरजा कुमार माथुर। अब यहां से पूछ देगा कि इसमें कौन से ऐसे कवि थे जो तार सप्तक में जिसको अंग्रेजी नहीं पसंद करते थे। देखिए प्रश्न को लेवल में तो सीधे सीधे रामविलास शर्मा को अंग्रेजी नहीं पसंद करते थे। इनकी कविता थी सत्यम सुंदरम, कतकी, शारदिया, ये सब इनकी कविता थी। अब आते हैं देखिए तार सप्तक में कौन कौन कवि थे, क्या थे, वो सब हम एकदम समराइज कर लेंगे। एक छोटी सी चीज, अब तार सप्तक में क्या क्या चीज थी उनकी, तार सप्तक में जो प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, ये सब चीजें क्या थी, तो वो चीजें क्या है उसमें ध्यान रखिए। तार सप्तक की द्वितीय जब प्रति आई है 1900, तो तार सप्तक 4 बार प्रकाशित हुआ था, तो ये समझिए। आइए जनरल में भी समझिए कि तार सप्तक जो था ये 43 में आया, 1943 में। द्वितीय सप्तक, यहां सप्तक हो गया, तार सप्तक नहीं, द्वितीय सप्तक 1951, नई कविता 1954 में आई है। तृतीय सप्तक, यहां सप्तक हुआ है, तृतीय सप्तक 1959, और चतुर्थ सप्तक 1979 में हुआ। अब ध्यान से समझिए, इस बात को थोड़ा समझिए कि अज्ञेय जी का जो पूर्ण संपादन था, अज्ञेय जी जो पूर्ण संपादन किए थे वो प्रथम 3 को पूर्ण संपादन किए थे।
ध्यान दीजिए, प्रथम 3 में ये पूर्ण संपादन थे। जो चतुर्थ में थे इसमें मुख्य संपादक जो थी वो सुमन राजे जी थी, डॉक्टर सुमन राजे, जो नारीवाद लेके आई थी। हमारे पहले लेक्चर में हमने नारीवाद एक पद्धति बताई थी, उसमें कहा था कि अब तक के इतिहास आधा आधा इतिहास मनुष्यों के बारे में कही थी ना, नारीवाद जो आया था उस टाइप की। तो सुमन राजे, ध्यान से समझिए, यहां पर सुमन राजे इसकी मुख्य संपादक थी चतुर्थ वाले में, और सह संपादक अज्ञेय जी थी। तो यहां से क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड बन जाएगा कि क्या अज्ञेय जी चारों में संपादन किए थे? तो अज्ञेय जी चारों में नहीं संपादन किए थे, प्रथम तीन में अज्ञेय जी का पूर्ण संपादन था। यहां पर पूर्ण संपादन था। जो चतुर्थ संपादक था उसमें मुख्य संपादक जो थी वो डॉक्टर सुमन राजे थी, और सह संपादक अज्ञेय जी ने किया था। किसमें? चौथे तार सप्तक में। तो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा से आपसे पूछ सकता है कि किस सप्तक में, तार सप्तक में अज्ञेय जी ने संपादन मुख्य रूप से नहीं किया था? तो वह था चौथा संपादक। ध्यान से समझिए, चौथा संपादक में अज्ञेय जी मुख्य रूप से संपादन का कार्य नहीं किए थे। समझिए इस बात को, सह संपादक थे, मुख्य संपादक सुमन राजे जी थी चौथे में। ध्यान से समझिएगा। बाकी इसमें कौन से कवि है, क्या है, उसका एक हम भी ट्रिक बनाएंगे, आप लोग भी ट्रिक उस पर बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन हम वो चीज बताना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा उन 7 कवियों के बारे में जो थे, प्लेटफॉर्म कौन कौन थे, क्या क्या था, कुछ उसके बारे में, और उस तार सप्तक की जो चेंजिंग थी, जो नयापन था, वो क्या क्या आया, प्रथम में क्या आया, द्वितीय में क्या आया, तृतीय में क्या आया, चतुर्थ में क्या आया, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके दौर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये चीजें था। प्रथम तार सप्तक के बाद जब द्वितीय तार सप्तक आता है 51 में, तो द्वितीय तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जी ने कहा, अब यहां से वो प्रयोगवाद से कटना लगी, और स्वयं प्रयोगवाद के जो प्रबल समर्थक थे वही द्वितीय तार सप्तक की भूमिका, द्वितीय सप्तक की भूमिका में खुद उस प्रयोगवाद का सबसे घोर विरोध अगर कोई किया तो वो है अज्ञेय जी। समझिए यहां बात, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछ सकता है। वेरी वेरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसमें चौथे में सह संपादक, मुख्य संपादक, समझिए मुख्य संपादक डॉक्टर सुमन राजे, सह संपादक अज्ञेय जी थे चौथे में। समझिए, बाकी सब में मेन मुख्य संपादक। यहां से क्वेश्चन बनेगा। आइए अगला अध्ययन जो हम कर रहे हैं कि द्वितीय जब संपादक आता है 51 में, 1951 में जब द्वितीय आता है, तो द्वितीय में क्या परिवर्तन हुआ? तो द्वितीय में उन्होंने कहा कि हमें प्रयोगवादी मत समझिए, प्रयोगवाद का खुलकर विरोध। द्वितीय सप्तक, समझिए, द्वितीय सप्तक 1951 में जो आती है, तो उसी समय 1954 में वहां जगदीश गुप्त लोग नई कविता की पत्रिका संपादन करते हैं। जगदीश गुप्त नई कविता, जहां से वाद मुक्त हो गया था, नई कविता, यहां से वाद मुक्तता इसकी मुख्य विशेषता थी। वाद मुक्तता, यहां से वाद का समापन हो गया था। ठीक, तो नई कविता उसमें आ रही थी, तो उसी नई कविता के सलाका पुरुष और प्रयोगवाद के सलाका पुरुष स्वयं अज्ञेय हैं। समझिए, नई कविता, प्रयोगवाद के सलाका पुरुष, सलाका पुरुष किसको माना गया है? अज्ञेय जी को कहा गया है। समझिए, अज्ञेय जी को नई कविता और प्रयोगवाद के सलाका पुरुष कहे गए। क्या कहे गए? सलाका पुरुष कहे गए अज्ञेय जी। अब ये प्रयोगवाद का सबसे घोर विरोध अगर कोई किया है तो स्वयं अज्ञेय जी ने कहा, द्वितीय सप्तक की भूमिका में उन्होंने कहा है। तो द्वितीय सप्तक की भूमिका में उन्होंने कहा कि प्रयोगवाद का घोर विरोध किए। कौन? अज्ञेय जी ने। घोर विरोध, और नई कविता
नई कविता का खुलकर समर्थन, नई कविता का खुलकर समर्थन और प्रयोगवाद के जो जन्मदाता कहे जाते थे उसका घोर विरोध किए। कौन भैया? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का घोर विरोधी कौन था? तो स्वयं अज्ञेय थे। अब प्रयोगवाद को लाने वाले कौन थे? वो स्वयं अज्ञेय थे। यहां समझिए, यहां क्वेश्चन समझिए इस बात को कि प्रयोगवाद लाने का क्रम अज्ञेय का था, ठीक, लाने का काम, और प्रयोगवाद का घोर विरोध, घोर विरोध माने खुलकर विरोध। घोर विरोध कौन किया भैया? तो प्रयोगवाद का घोर विरोध किसने कहा? अज्ञेय ने कहा। खुलकर विरोध किए। प्रयोगवाद का खुलकर विरोध अगर कोई कभी किया तो स्वयं अज्ञेय ने कहा। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में लाया कौन? तो अज्ञेय जी ने लाया। और उन्होंने द्वितीय भूमिका में यह लिखा है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। स्वयं द्वितीय भूमिका में कहे हैं। दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जी ने कहा, द्वितीय सप्तक की भूमिका में, द्वितीय सप्तक की भूमिका में स्वयं उन्होंने कहा कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, कवितावादी कहना। ये भूमिका में अज्ञेय जी ने कहा है। समझिए इस बात को, ये कोटेशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि अब किस भूमिका में लिखी गई, किसने कहा है? तो द्वितीय सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जी ने, स्वयं अज्ञेय जी ने लिखा है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अब यहां से इनका परिवर्तन थोड़े थोड़े क्या हुआ, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यहां से थोड़ा थोड़ा मूवमेंट बना लिए नई कविता की तरफ, क्योंकि 54 में नई कविता जगदीश गुप्त ले आ चुके थे पत्रिका, और नई कविता का नामकरण स्वयं अज्ञेय जी ने पटना में रेडियो से दिया था। समझिए, नई कविता का नाम सर्वप्रथम नाम, तभी तो ये सलाह का पुरुष थे। सर्वप्रथम नाम किसने दिया था? स्वयं अज्ञेय जी ने रखा था। अज्ञेय जी ने कहा था पटना से रेडियो पे। रेडियो के प्रसारण में उन्होंने स्वयं कहा था कि नई कविता का नाम जो दिया वो इन्होंने कहा। और नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वाद मुक्तता का आरंभ हुआ। नई कविता में ये जो वाद था, वाद मुक्तता, अंत हुआ। ठीक, वाद मुक्तता से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, भारतेंदु युग, जो ये वाद वाला था, इसका अगर समापन हुआ तो यह भी यहां क्वेश्चन बनेगा। वो किसमें था? वो नई कविता में था। किसमें था? नई कविता में वाद मुक्तता का अंत हो गया, जिसका इन्होंने नामकरण स्वयं अज्ञेय जी ने दिया था पटना रेडियो से। सर्वप्रथम अज्ञेय ने ही नई कविता का नाम सुझाया था। अब आप समझिए कि ये सब जो चीजें थी उसमें क्या था? सबसे अधिक विरोध किसने किया था? स्वयं अज्ञेय ने। प्रयोगवाद का दूसरे सप्तक में स्वयं अज्ञेय ने कहा था, दूसरे सप्तक में कहा था। तो आप समझिए कि ये चीजें जो थी ये धीरे धीरे किस तरीके से एक विशाल रूप में आपके सामने आ गई। अब आते हैं हम लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय में क्या क्या वाद आए थे, उसमें क्या क्या चीजें आई थी। तो अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय में क्या था, फिर तार सप्तक में कुछ अन्य पत्रिकाएं भी कौन निकाली थी, बस इसी पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा आप लोग ट्रिक बनाते हैं तो वैसा ट्रिक हम भी बनाए हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा रट लीजिएगा, नहीं तो आप अपना रट लीजिएगा। अब तार सप्तक द्वितीय, तृतीय, प्रथम में कौन कवि थे, कौन उसमें बड़े थे, कौन छोटे थे, इसका उल्लेख करते हुए उसकी क्या खासियत थी, उस
कि क्या खासियत थी, इस पे हम लोग परिचर्चा करके फिर उन्होंने और कौन कौन सी पत्रिका बताई थी वो। तो आइए अब देखते हैं यहां पर हम लोग, जिस पे हम लोग चलते हैं तार सप्तक में। पहले तार सप्तक 1943 में कौन कौन थे? तो अमूने गिरा प्रभा तार सप्तक, तार सप्तक 1943 में जो थे वो कौन था? हमने एक ट्रिक बनाया, सबके अपने अपने ट्रिक होते हैं, हो सकता है आपका बेहतर, तो हमने बनाया अमूने गिरा, अमूने गिरा प्रभा। ये हमारा ट्रिक है, हो सकता है आप हमसे बेहतर ट्रिक रटे हो, लेकिन हमने जो ट्रिक बनाया वो ये ट्रिक थी, अमूने गिरा प्रभा। तो देखिए, अ से अज्ञे, ठीक, अ से कौन हो गए? अज्ञे। मुंह से मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिए, ने से नेमी चंद्र जैन, ठीक। आइए, गी से देखिए गिरजा कुमार माथुर, इन्हीं की पत्नी शकुंत माथुर है। माथुर। रा से रामविलास शर्मा, जिनको अज्ञे जी पसंद नहीं करते थे, रामविलास शर्मा, इन्हीं का विरोध अज्ञे जी ने किया था, ध्यान दीजिएगा, विरोध अज्ञे नहीं चाहते थे रामविलास शर्मा को। प्रभाकर माचवे, इन्हें बलवंत भी कहा जाता था, ठीक है। और भ से, यहां देखिए, भा से भारत भूषण अग्रवाल। ये जो 7 कवि थे, देख लीजिए 7 कवि हैं, देखिए, अज्ञे 1, मुक्तिबोध 2, नेमीचंद जैन 3, गी से गिरजा कुमार माथुर 4, प से प्रभाकर माचवे 5, भारत भूषण अग्रवाल 6 और रामविलास शर्मा 7। यही 7 लोग 1943 में तार सप्तक में, समझिए 1943 में यही 7 कवि थे। और जो मेरा ट्रिक है वो ये है, अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा, ये हमारा ट्रिक है। इसमें 7 कवि आ जाते हैं, सबके अपने अपने ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है रटने की। हो सकता है हमसे बेहतर आपने ट्रिक बनाया हो, लेकिन हमने ये रटा है 7 कवि, क्योंकि यहां से पूछता है निम्न में कौन तार सप्तक थे, कौन नहीं थे, ये सब चीजें थी। अब इस तार सप्तक में सबसे बड़ा कौन था, सबसे छोटा कौन था? तो जाहिर सी बात है 11 में अज्ञे जी आ गए थे और भारत भूषण अग्रवाल 1919 में आते हैं। तो सबसे बड़े कौन हो गए? सबसे बड़े जो थे, सबसे बड़े हुए 1911 अज्ञे जी, सबसे बड़े हुए, ध्यान से कि सबसे बड़े कवि अज्ञे जी उम्र में 1911 में, और भारत भूषण अग्रवाल जो थे वो 1919 में पैदा होते हैं, 1919, 75 में मर जाते हैं। तो सबसे छोटे कौन थे? सबसे छोटे थे भारत भूषण अग्रवाल जी, सबसे छोटे भारत भूषण अग्रवाल, सबसे बड़े अज्ञे 1911 से 1987 में ये थे। तो सबसे बड़े, ध्यान रखिएगा, प्रथम तार सप्तक में सबसे बड़ा कवि कौन था? उम्र में, उम्र की बात की जाएगी तो अज्ञे सबसे बड़े थे। सबसे छोटे कवि उम्र की बात की जाए तो भारत भूषण अग्रवाल थे। अब प्रथम तार सप्तक में क्या क्या था, द्वितीय में क्या था, अभी 7 कवियों का नाम स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अमूने गिरा प्रभा, ये ट्रिक है, 7 कवि है, सबसे छोटे ये, सबसे बड़े ये, ठीक। इसके बाद दूसरे पे आते हैं खटाक से। आइए, दूसरा तार सप्तक में कौन कौन है? तो दूसरे तार सप्तक का हमने क्या ट्रिक बनाया है कि भवानी ने हरि, शमशेर और शकुंतला को नरक में ढकेला। क्या बनाया? जो
1951 में द्वितीय सप्तक आया। ठीक है, इसमें हमने क्या ट्रिक बनाया है भैया इसमें कि भवानी ने हरि, शमशेर और शकुंतला को, किसको, भवानी ने हरि, शमशेर और शकुंतला को नरक में ढकेला। ये ध है, ढकेला, नरक में ढकेला। यहां से देख लीजिए हम ये बना लिए हैं। तो यहां पर हम देखिए ये है भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश वाले भवानी प्रसाद मिश्र। यहां सातों देखिए, अब सातों के यहां जो मैंने रटा है वो कैसे है, यहां कौन कौन है इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ये है हरि नारायण व्यास, व्यास जी, शमशेर बहादुर सिंह, कवियों के कवि, ठीक है, ये शकुंतला माथुर, गिरजा माथुर की पत्नी, पहली शकुंत माथुर, ये गिरजा माथुर की पत्नी थी। माथुर की पत्नी थी शकुंत माथुर। ठीक है, पति पत्नी की अगर बात की जाए। अब यहां न र क, चार लोग आ जाए। न, यहां न से हो जाएगा नरेश मेहता, र से हो जाएगा रघुवीर सहाय, क, न र क में ढकेला। समझिए इसमें न र क, शमशेर, अब देख लीजिए गिनने कौन होगा, ढकेला हो जाएंगे सीधे सीधे धर्मवीर भारती। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और ये रघुवीर सहाय 6 और अंतिम है ध से हो जाएगा धर्मवीर भारती, ढकेला से धर्मवीर भारती। इनका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये द्वितीय तार सप्तक की कवि है। न र, यहां क नहीं रहेगा, ढकेला, न र ध। तो हरि, भवानी ने हरि, शमशेर और शकुंतला को नरक में ढकेला। इसकी क्या विशेषता थी अभी वो भी हम परिचर्चा कर लेंगे जल्दी जल्दी। थोड़ा सी चीजें आप समझिए, क्योंकि ये आपकी ट्रिक है, आप अपने अनुसार बनाते हैं, हम अपने अनुसार ट्रिक इसको बनाए हैं। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग, जो दूसरा पे तीसरे तार सप्तक पे चलते हैं। तीसरा तार सप्तक क्या है, तीसरे तार सप्तक अब यहां पर हम देखिए, यहां तीसरे तार सप्तक में क्या है, वीकू का प्रेम किस, वीकू का प्रेम किस, ये हम इसको बना दिए मीकू का प्रेम किस। यहां से हम इसको मेंशन कर ले रहे हैं। तो यहां देखिए वी से विजय देव नारायण शाही, ठीक है, कु से कुंवर नारायण, ठीक है। अब इसमें आप समझिए, जैसे हम ये आप लोग अपना ट्रिक बनाए हैं, ये हम अपना बता रहे हैं कि मैंने ऐसे प्रयागनाथ त्रिपाठी की कीर्ति चौधरी, ठीक है, ये अपने हिसाब से हम अपना बनाए हैं। ठीक है, तो यहां प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, की से कीर्ति चौधरी हम लोग जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम था कीर्ति बाला सिन्हा। इनका पूरा नाम क्या था, कीर्ति बाला
सिन्हा। ठीक है, इन्हें शॉर्टकट में कीर्ति चौधरी कहते थे। इन्हें शॉर्टकट में क्या कहते थे, ध्यान समझिए। इन्हें शॉर्ट में इनका नाम था कीर्ति बाला सिन्हा। ध्यान से समझिए, इनको नाम क्या था, कीर्ति बाला सिन्हा। इन्हें कीर्ति चौधरी में इन्होंने अपने शॉर्ट नेम में क्या रखा था, कीर्ति चौधरी। ठीक है, अब इसमें और कौन कौन आए थे भैया प्रयाग में, केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कैसे हो जाएंगे, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सक्सेना, ठीक है। अब क्या था कि इसमें कई लोग किस तरीके से आए थे, उनको आप देख रहे हैं कि क्या क्या लोग किसमें कौन कौन थे। ठीक है, सब लोग अपने अपने को लेकर आए थे और इसी हिसाब से वो बने हुए थे कि वो अपनी एक चीजें देते रहे थे। लेकिन इसकी विशेषता क्या थी वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब यहां समझिए केदारनाथ सिंह प्रयागनाथ। अब यहां से एक भूमिका जो बनती है वो क्या बनती है, कैसे बनती है, चतुर तार सप्तक में कौन थे, लेकिन इनकी विशेषताएं क्या थी, जरा उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब इनकी विशेषताएं, चतुर तार सप्तक में कौन आते हैं, चतुर्थ तार सप्तक। चतुर्थ तार सप्तक 179 में था और इसी में ध्यान से समझिए यह क्या थे, सह संपादक। सह संपादक अज्ञेय जी ने किया था। किसने, अज्ञेय जी थे। और इसके मुख्य संपादक कौन थे, मुख्य संपादक, ठीक है। आप इसको समझिए कि इसमें कौन कौन कैसे कैसे थे, तो यही एक मुख्य रूप से थे। तो इसमें मुख्य संपादक कौन थे, तो मुख्य संपादक इसमें थे अंतिम में डॉक्टर सुमन राजे। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर सुमन राजे मुख्य संपादक थी। मुख्य संपादक जो थी वो डॉक्टर सुमन राजे थे। इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, ध्यान से देखिएगा। सह संपादक जो थे वो अज्ञेय थे, इसी में उन्होंने पूरा संपादन नहीं किया था। तार सप्तक चतुर्थ में आप लोग समझिए, तार सप्तक चतुर्थ का यही चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सुमन राजे, डॉक्टर सुमन राजे जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है, इनकी पुस्तक है, उन्होंने मुख्य संपादक चतुर्थ संपादन इसके तार सप्तक किया था। इसमें कौन कौन कमी थे, इसकी ट्रिक अपनी थी, सबके अपने अपने ट्रिक है। तो इसमें देख लीजिए कि इसमें कौन से थे, इसकी क्या ट्रिक हमने बनाए थे, कैसे आप अपने इसमें सुश्री, जैसे हमने जो बनाया कि सुश्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर से मिलाया। सुश्री राम ने स्वदेशी अवधेश को स्वदेशी अवधेश को सुश्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर से मिलाया। राजकुमार नंद किशोर से मिलाया। अपना अपना ट्रिक हो सकता है, आपका बेहतर हो, हमारा ट्रिक जैसे जो जो हम बनाए उस हिसाब से अपना बना लेंगे, आप अपने अनुसार रहेंगे। अभी इसमें बेसिक चीजें हम आपको थोड़ा सा गाइडलाइन करते हुए चलेंगे। देखिए यहां से सु से हो जाएगा, यहां से जो आएगा सुमन राजे, डॉक्टर सुमन राजे। श्री से इसमें क्या है ना कि सब लोगों का इसी सब, श्री राम शर्मा, यहां पे कौन थे, श्री से श्री राम शर्मा, ठीक है। देखिए हर का सबका नाम अलग अलग था, ठीक। तो यहां रा से राजेंद्र कुमार, स्व से स्वदेश भारती,
उसके बाद देखिए स्वदेश भारती अवधेश कुमार, अव से अवधेश कुमार है, राजकुमार कुंभज है, नंद किशोर आचार्य हैं। तो यहां पर रा से जो आता है इसमें रा लिया गया है, क्यों रा से राजेंद्र कुमार, स्व से स्वदेश भारती, स्वदेश भारती, अ से अवधेश, ठीक है। यहां देखिए सबके अपने अपने, मैंने कहा ना कि अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, ये जो थे सब ऐसे थे, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, राज से राजकुमार कुंभज, कुंभज, और नंद से हो जाएगा नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य। ये अपने अपने स्टाइल से आप इसको रट सकते हैं, लेकिन हमने जो बनाया, हमने जो रटा वो इस तरीके से। आप सबसे महत्वपूर्ण चीजें इसमें आप लोग समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण इसकी क्या चीजें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें इन सप्तकों की भूमिका में, चारों सप्तकों की भूमिका में क्या क्या था जो दूसरे तीसरे में परिवर्तन होता गया। आइए इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब लोगों को अपना पता रहता है कौन कौन है। आइए देखते हैं। अब प्रथम तार सप्तक, अर्थात तार सप्तक, प्रथम नहीं तार सप्तक, ठीक है, समझिए। तार सप्तक, जो तार सप्तक था उसमें क्या क्या चीजें थी, तो इसमें प्रयोगशीलता था, प्रयोगशीलता, अनिश्चितता, अनास्था, नवीन उपमान और क्षणवाद और व्यक्तिवाद। इसमें क्या क्या था, इसकी फीचर्स क्या थे। इसमें व्यक्तिवाद मुख्य रूप से था, क्षणवाद था विशेषता में, ठीक, व्यक्तिवाद, क्षणवाद, इसमें जो जो मुख्य रूप से थे वो क्या थे, नवीन उपमान, अनास्था, उपमान, ये इसके मुख्य रूप से थे प्रमुख में। द्वितीय में क्या आया है, देखिए द्वितीय में, द्वितीय तार सप्तक में चेंजिंग देखते चलिए। द्वितीय तार सप्तक में, द्वितीय तार सप्तक में क्या विशेषता आई है, तो इसमें आया है नवीनता, लघु मानव, अतिवाद, संत्रास, पीड़ा, अधेर, संत्रास, पीड़ा, अंधेरा, अतिवाद, ये इसमें द्वितीय में आया, द्वितीय में ये सब आया। और नवीनता, और नवीनता ये द्वितीय में आया। तृतीय में क्या आया भैया, तो तृतीय में देखिए क्या क्या चीजें आए। तृतीय सप्तक, आप समझिए इसको, तृतीय सप्तक में क्या क्या आया, तो चीजें एक के एक परिवर्तन होते गए, अज्ञे जी हर चीज में आए। तो तृतीय में केदारनाथ सिंह जो थे वो नवीन बिंबों का प्रयोग खुलकर किए, तो प्रतीकों का प्रयोग, नवीन बिंबों का प्रतीकों का प्रयोग, ठीक, ये नवीन बिंब केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह यहां ध्यान रखिएगा, केदारनाथ सिंह बिंबों का खुलकर प्रयोग किए, केदारनाथ सिंह बिंबों का खुलकर प्रयोग किए। काव्य परंपरा का समापन भी हुआ, समझिए यहां पर काव्य जो परंपरा थी उसका समापन तृतीय तार सप्तक में हुआ। यह क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि काव्य परंपरा का समापन जो हुआ वो किस तार सप्तक में हुआ, तो यह तृतीय तार सप्तक में हुआ है। चतुर्थ तार सप्तक में फिर वही आ जाता है कि निराशा, वैचारिकता, लघु मानवता, ये आते हैं चतुर्थ में। चतुर्थ तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक में क्या आता है भैया, तो इसमें अनास्था आता है, अनास्था के स्वर, पीड़ा,
ठीक, ये सब जो लघु मानव की कल्पना वही से शुरू हो जाती है। मानव, लघु मानव की कल्पना, पीड़ा, ठीक है, इस तरीके से लघुता के प्रति दृष्टिपात, यथार्थ की कुरूपता, यथार्थ की कुरूपता, ठीक है, लघुता के प्रति दृष्टिपात, के प्रति दृष्टिपात, तो ये सब चीजें चेंजिंग आई थी तार सप्तक में। हम लोग अभी तक बस इतना ही पढ़े थे। ये सब चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में क्या क्या चीजें बदली थी। प्रथम में व्यक्तिवाद खुलकर आया था, जो उस समय प्रयोगवाद का मेन सेंटर था, क्षणवाद था नवीन उपमानों का। द्वितीय में संत्रास, पीड़ा, अंधेरा, अतिवाद आया था, नवीनता आई थी। तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नवीन बिंबों का प्रयोग खुलकर हुआ है, केदारनाथ सिंह जी किए। और प्रतीक, ध्यान दीजिए, प्रतीकों का प्रयोग, यहां प्रतीका नहीं होगा, प्रतीक होगा, और प्रतीकों का प्रयोग हुआ। और काव्य परंपरा का समापन, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है, यह तृतीय में हुआ। और चतुर्थ में फिर वही यथार्थ की कुरूपता, यथार्थ की कुरूपता, लघुता के प्रति दृष्टिपात, अनास्था, पीड़ा, संतास, लघु मानव। लघु मानव जो आता है वह नई कविता में खुलकर 54 में आ गया था, लेकिन यहां चतुर्थ तार सप्तक में यह खुलकर आया था। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहां पे दी गई हैं। प्रायः ऐसी चीजें नहीं मिलती मित्रों क्लास में, ये मेरा दावा है। आप लोग देखिए, ये हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव के साथ इसको डिस्क्रिप्टिव भी बताया कि किसमें क्या क्या परिवर्तन आई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह कई बार यहाँ पूछता है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, जो 21 में कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेंगे चीजों को। अब आप लोग देखिएगा, समझिए, अज्ञे जी ने इसके अलावा और भी चीजें उन्होंने किया था, तो उनकी कुछ कविताएं बड़ी फेमस थी। और क्या क्या थे वो कविताएं, किसके किसके लिए थे, तो व्यक्तिवाद में कौन सी थी, ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। अब प्रथम में, जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रथम में देखिए, यहां मुक्तिबोध की प्रथम तार सप्तक की कविता में जो थी वो दूर तारा, मृत्यु और कवि, नाथ देवता, व्यक्ति और खंडहर और मैं उनका ही होता, ये मुक्तिबोध की बड़ी, भारत भूषण अलवार, विदा बेला, फूटा प्रभात, मैं और मेरा पिट्ठू, ठीक, जागते रहो, प्रभाकर माचवे, सानेट, गेहूं की सूच, रेखा चित्र। कविता क्या है, प्रभाकर माचवे की कविता थी। प्रभाकर माचवे ने भी एक कविता लिखा है, कविता क्या है, कविता क्या है, ये प्रथम तार सप्तक में छपी थी, प्रथम तार सप्तक में छपी थी। ध्यान दीजिए, कविता क्या है वहां रामचंद्र शुक्ल वाली नहीं है, इसमें हम कुछ ने लिख लिए हैं। इसमें लिखे, एक रेखा चित्र भी थी, इन्होंने लिखा था, रेखा चित्र, इन्होंने एक रेखा चित्र भी कविता लिखी थी, वही मैं अभी देख रहा था कि। और रामविलास शर्मा, कतकी, शारदिया, सत्यम शिवम सुंदरम, आप लोग देखे हैं। अज्ञे जी की जो पहली तार सप्तक में कविता थी, अज्ञे जी की जो पहली तार सप्तक में कविता थी, उसका नाम देखिए, सावन मेघ, रात होते होते प्रात, सावन मेघ एक इनकी कविता थी, उसमें छपी थी, रात होते होते, देखिए यहां पे है लिखा, रात होते होते प्रात, ये अज्ञे की तार सप्तक कुछ प्रमुख। जयतु हे कंटक चिरंतन, ये सब पूछे गए हैं, जयतु हे कंटक चिरंतन, ठीक है। और इनकी कौन सी कविता थी, देखिए, आज मैं पहचानता हूं किसने देखा चांद, किसने देखा चांद, ये देखिए, ये सब अज्ञे जी की कविता हम कुछ लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण है। आज मैं पहचानता हूं किसने देखा, मैं वही हूं, सवेरे उठा तो मैं वही हूं, कुछ हम लोग देख लिए, मैं वही हूं। ये इतनी कविताएं अज्ञे जी की, समझिए, इतनी कविताएं कुछ। और वहां मैंने अभी प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, जिसको पसंद नहीं कर रहे थे, रामविलास शर्मा, इनकी हमने अभी लिखा ही था, सत्यम शिवम सुंदरम, ये छपी हुई थी। कतकी, शारदिया, कतकी, शारदिया,
ये जो कविताएं थी मित्रों, ये तार सप्तक के में पहली बार छपी थी। वही मैं वही हूं, रात होते होते प्रार, सावन में किसने देखा चांद, इंपॉर्टेंट है अज्ञे की, और जय तुहे कंटक चिरंतन, यह अभी क्वेश्चन पूछा गया था। यह तार सप्तक में आ चुके हैं कविता। यही तार सप्तक में अज्ञे जी की कुछ प्रमुख कविताएं और भी थी, कुछ प्रमुख। प्रभाकर माचवे की एक फेमस कविता है, कविता क्या है, ये तार सप्तक में छपी थी। रेखा चित्र इनकी एक कविता है, ध्यान से समझिए, सब क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, यह आ सकते हैं प्रश्न में, इसलिए हम इसको नोट करा दिए। और रामविलास शर्मा की तो आपने देखा ही है कि यह क्वेश्चन आया था, सत्यम शिवम सुंदरम और कथकी शारदिया, जिसमें से वही आया था हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ये क्वेश्चन आ चुका था। ये चीजें कुछ आप लोगों को हम कविता बता दिए हैं। अब अज्ञे जी ने और कौन कौन सी, लास्ट हम लोग समापन में चलते हैं कि अज्ञे के द्वारा और कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित हुई, तो उनका जरा सा नाम और नंबर सन नोट कर लीजिए, कौन कहां से थे। तो अज्ञे जी के द्वारा अन्य पत्रिकाएं भी संपादित हुई। अज्ञे के द्वारा अन्य संपादित पत्रिका, अन्य अन्य में कौन कौन वो संपादित किए थे, क्या क्या था, उसको आप लोग देख लीजिए। यह क्वेश्चन यहां से टीजीटी पीजीटी में पूछता है भैया। विशाल भारत, ठीक है, कोलकाता, कलकत्ता या कोलकाता जो है, यह 1938, क्या था मित्रों, 1938 में इसका संपादन अज्ञे जी ने किया था। सैनिक पत्रिका एक थी, उसका किया था, आगरा से जो निकलती थी, इसका भी संपादन अज्ञे जी ने किया था। थॉट एक पत्रिका थी, थॉट, ध्यान दीजिएगा, थॉट, सॉरी, एक थॉट पत्रिका थी, इसका भी संपादन मार्टिन रसेल के साथ उन्होंने किया था। रसेल के साथ संपादन किया था, ठीक है। उसके बाद नया प्रतीक 1952 में इन्होंने किया था, पहले प्रतीक था, प्रतीक समझिए, प्रतीक 1947 में इसका प्रकाशन हुआ, संपादित किए थे। तो पहले प्रतीक आया, फिर नया प्रतीक, ठीक, नया प्रतीक भी इन्होंने संपादित किया था। नया प्रतीक समझिए 1947 में प्रतीक किया, और नया प्रतीक कब किए, नया प्रतीक ये ध्यान दीजिएगा, नया प्रतीक 52 में किए हैं। कब किए हैं, 52 में, और दीनमान 64 में, 52 में। अब इसके बाद इनकी दीनमान थी 64 दिल्ली से थी, नभाटा 77 में, और नवभारत टाइम्स। और कौन था, एक नभाटा था, नभाटा, ये 77 में। दीनमान 64 में, दिल्ली से, ठीक। अब नवभारत टाइम्स में भी इन्होंने किया था, लेकिन मुख्य संपादक में नहीं थे, पहले सह संपादक थे, बाद में मुख्य संपादक की मंडल में शामिल हुए थे। नवभारत टाइम्स कुछ दिनों के लिए, नवभारत टाइम्स में भी कुछ दिनों तक सह संपादक, फिर संपादक मंडल में रहे। ये इनकी पत्रिकाएं थी, जिसको अज्ञे जी और भी कुछ करते थे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैंने अपनी पूरी योजना के साथ तार सप्तक और अज्ञे से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने लाया। अगर अच्छा लगे मित्रों तो क्लास को लाइक जरूर करना, कुछ अच्छा कमेंट करना, ठीक है। अगर जो भी लगा तो जरूर बताइएगा। मैंने अपने स्तर से वह प्रश्न, वह चीजें, वह स्टोरी बताई जो आपके परीक्षा में आएगा और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, ठीक है। 4, 5, 5,
6 और 7 और देखा जाए तो 8 और तार सप्तक 4 है। तार सप्तक का इन्होंने चारों में किया था, लेकिन चौथे वाले में सह संपादक थे। तो इस प्रकार अज्ञेय जी को मैं समेटते हुए मेरे पास जितनी थी उतना मैंने कहा। और इसमें कई बात थे, जैसे तार सप्तक की कुछ विशेषताएं थे, उस पे भी कुछ कविताएं थी। अज्ञेय जी ने कुछ कविताएं विशेष रूप से कहा था। तो अज्ञेय जैसे प्रेम का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप तार सप्तक में क्या क्या था, तो तार सप्तक में चीजें कुछ थी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तार सप्तक में जैसे प्रेम का स्वरूप में धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती मानसलवाद, धर्मवीर भारती जी पर इनकी एक कविता बड़ी फेमस थी, इन फिरोजी होठों पर कुर्बान मेरी जिंदगी, इन फिरोजी होठों पर कुर्बान मेरी जिंदगी। ठीक है, ये प्रेम के स्वरूप को उस समय दिखाए थे। क्षणवाद भी था उस समय, क्षणवाद वहां था, व्यक्तिवाद था। क्षणवाद पर अज्ञेय जी ने बहुत सी कविताएं कही है। ठीक है, हर मनुष्य बौना है मैं बौने में बौना हूं। उन्होंने कहा व्यक्तिवाद में कि हर मनुष्य बौना है, मैं बौने में ही बौना बनकर रहता हूं, हारो मत साहस मत छोड़ो। अज्ञेय जी ने व्यक्तिवादी में कहा था। अज्ञेय जी व्यक्तिवादी में, व्यक्तिवाद में जो तार सप्तक व्यक्तिवाद का मैंने बताया, व्यक्तिवाद में उन्होंने कहा कि उनकी फेमस कविता है, उन्होंने कहा कि हर मनुष्य बौना है। देखिए, हर मनुष्य बौना है और मैं बौनों में बौना हूं, मैं बौनों में बौना हूं। देखिए कितना बड़ा व्यंग, कितना उसके कहते हैं बन कर रहता हूं, मैं बौनों में बौना बन कर रहता हूं। याद आ जाता है, बन कर रहता हूं, साहस मत छोड़ो, कुछ इस तरीके से है, साहस मत छोड़ो। ठीक है, तो ये अज्ञेय जी बता रहे हैं अपनी चीजें कि हम कैसे क्या क्या हैं। हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर समर्पण हम हमारा, क्या कहे, हम नदी के द्वीप, हम नदी के द्वीप, स्थिर समर्पण हमारा, स्थिर समर्पण है हमारा। ठीक इस तरीके से उन्होंने अपनी कविताओं में कहा था। मुझ पर व्यंग करती है मेरी ही परछाइयां, मुझ पर व्यंग करती, निराशा के लिए जब कहते हैं निराशा और अनास्था आती है तो कहते हैं मुझ पर व्यंग करती है मेरी ही परछाइयां। देख लीजिए, निराशा और अनास्था, अनास्था, इसमें कहते हैं मुझ पर व्यंग करती है मेरी ही परछाइयां, मुझ पर व्यंग करती है मेरी ही परछाइयां, मेरी ही परछाइयां। ठीक इस तरीके से वो अपने आप को अनास्था, मैंने कुछ तरीके, दर्द ये किससे कहूं, दर्द ये किससे कहूं, दर्द ये किससे कहूं। तो इस तरीके से अज्ञेय जी अपनी पीड़ा को, अपनी संवेदना को, अनास्था को, क्षणवाद को और व्यक्तिवाद को अपने आप को दिखाए हैं। बौद्धिकता में कहते हैं ना कि नहीं, क्या बोले हैं कि नहीं कारण है कि मेरा हृदय उछला था कि सूना, नहीं कारण है कि मेरा हृदय उछला था कि सूना, कि मेरा प्यार मैला, कि मेरा प्यार मैला। देखिए बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा था, बहुत अच्छी चीजें हमें याद आ रहा है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। बौद्धिकता पे इन्होंने कहा कि नहीं मेरा प्यार मैला, अति बौद्धिकता, नहीं, इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, प्यार नहीं मेरा प्यार मैला। और कलगी बाजारों में अभी मैंने कहा था प्रतीकों का प्रयोग, कलगी बाजारे में प्रतीकों का प्रयोग, या ये उपमान मैले हो गए हैं,
ये उपमान अब मैले हो गए हैं। तो इस तरीके से अपना कर रहे हैं। कई चीजें इनके मिली है कि ये अपने इस तरीके से छनेंगे, हम है नदी के द्वीप, ऐसे कई चीजों उन्होंने प्रतीक में बोला है और अपने को कहा है कि एक जगह पाप, मैंने ये प्रतीक का प्रयोग, व्यक्ति का प्रयोग इस तरीके से अपना करते गए कि लोग इनको जो भी कहे एक वो इस तरीके से अपनाए कि लोग इनसे इनकी अतिवाद, व्यक्तिवाद, अनास्था, क्षणवाद, लघु मानव की संकल्पना से अज्ञेय जी को लोग भूल भूल कहे। ठीक है, इसमें क्या देखा मैंने वही देखा है। तो ये चीजें आप लोगों को अज्ञेय पे मैंने समेपित करने की पूरी कोशिश किया। तार सप्तक और अज्ञेय को एक व्यवस्थित रूप से उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी, किसकी क्या क्या विशेषता थी, मेरे समझ से और मैंने जो व्यवस्थित रूप से आपको प्रस्तुत किया है वह कहीं न कहीं कई परीक्षाओं उपयोगी में लाभप्रद होगा, चाहे वो हायर हो चाहे यूजीसी नेट हो। लेकिन टारगेट टीजीटी पीजीटी था 2022, जहां से एक भी प्रश्न अब आपका मिस्टेक नहीं हो। तो इस तरीके से मैं आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में जोशीला सत्यप्रकाश आप लोगों को एक व्यवस्थित रूप से पूरा प्रॉपर क्लास देने की कोशिश करूंगा और यह सोचूंगा कि मेरा जो भी मेरा नोट्स या पीडीएफ जो भी पढ़ रहा है उसको प्रॉपर रूप से एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक चीजें मिली, जिससे कि उसका वह अपने लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त कर सके। तो यही मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग बहुत अच्छे से जहां भी होंगे मस्त होंगे, क्योंकि उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है और मित्र यदि हौसला हो तो हर मौज में किरारा है। मिलते हैं कुछ नया लेकर आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में जो आप लोग अभी देखे हैं। ठीक है, आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में जो आप लोग अभी देखे हैं इसको मैं फिर से दिखा दे रहा हूं कि यहां पर टीजीटी पीजीटी 2022 लिखकर एंट्री नंबर 8299003391 पर व्हाट्सएप कर देंगे। टीजीटी पीजीटी 2022 हिंदी लिखकर हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। कोई दिक्कत होगा तो 6306967730 या तो 6306919521 पे आप कॉल करके वर्किंग टाइम पे 6:30 से 9 के बीच में हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। फीस नाम मात्र है मित्रों, 6 महीने का कोर्स है, फीस मात्र 2499। आप देख सकते हैं, इसको रियलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप खुद सब जगह देख कर यह सोचिए कि क्या व्यवस्थित नोट्स और चीजें सिस्टमैटिक कहां मिल रही है। डिसीजन आप पर छोड़ते हैं मित्रों। मिलते हैं 2499 लेकर आप लोग आइए, जुड़िए आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु जोशीला सर के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मिलते हैं एक नए उम्मीद नए जोश के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए वही चीज कहता हूं कि जय हिंद करो, जय हिंदी करो, विजय हिंदी करो, जिंदाबाद हिंदी करो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।